Okay class, let's start with the second topic. It's about tangible non-current assets. ठीक है? Tangible non-current. Non-current that means fixed, fixed ना non-current. ठीक है? Long term वाले. और tangible that means we are not talking about intangible. वो एक और जगह पर cover होगा. ठीक है? So this is what we will do. Cost of a non-current asset. Cost के अंदर क्या क्या चीजें ऐड होती हैं? ये आप पहले पढ़ चुके हैं. मैं सिर्फ आपको from the point of view of IFRS या IAS समझा रहा हूँ. IAS. Calculate the initial cost measurement. Initial cost. शुरू में कौन कौन सी कॉस्ट है जो कि एसेट की कॉस्ट में ऐड होती है. ये सब कुछ आप लोग बार बार बता रहा हूँ, चैप्टर 7 पढ़ चुके हैं, लेकिन ये है कि मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ सारी चीजें. कैलकुलेट द इनिशियल कॉस्ट मेजरमेंट ऑफ अ सेल्फ कंस्ट्रक्टेड. अगर खुद बनाए सेल्फ कंस्ट्रक्टेड नॉन करंट एसेट तो क्या होगा. जिस तरह बिल्डिंग हो गई, अक्सर आप लोग ऑयल रिग्स होते हैं वो बनाते हैं, जो भी चीजें. डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेट एंड एक्सपेंस आइटम्स. ठीक है, एसेट क्या होता है, एक्सपेंस क्या होता है. एसेट वो होगा जिसको डिप्रिसिएशन करनी होगी क्योंकि उसका बेनिफिट आ रहा होगा फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड या 1 ईयर. याद है नहीं सारी बातें. ठीक है, ओके. देन आइडेंटिफाई द सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर. उसके बाद अगर कोई एक्सपेंडिचर इनकर हो तो उसको क्या करें. ठीक है, उसकी नेचर क्या होती है उसको देखेंगे, उसकी नेचर को देखेंगे कि वो किस लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसका हमें क्या क्या फायदा हो रहा है, और उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है. ओके. एक्सप्लेन द ट्रीटमेंट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट पर IAS 23. बोरोइंग कॉस्ट IAS 23 है. अगर आप कोई चीजें लेते हैं, सॉरी कोई पैसे लेते हैं, उसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट इनकर होती है, इंटरेस्ट, तो उसके बारे में क्या करना है. Explain the requirements of IAS 16 in relation to the revaluation of non-current asset. Revaluation हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा सा आइडिया लिया है. अब वहाँ यहाँ पर revaluation के लिए हम क्या करेंगे, requirements क्या हैं, वो क्या कहता है. अगर आपने री-एसेट किया है वैल्यू को तो फिर क्या क्या शो करना है. Account for revaluation of non-current assets. ठीक है. Account for gains and losses on disposal of non-current asset. Non-current asset अगर आप बेचते हैं या dispose of करते हैं तो उसमें कोई ना कोई gain होता है, loss होता है, उसके लिए क्या करना है. Depreciation based on the cost model. कौन कौन सी डिप्रिसिएशन है आपको मैंने कहा था एक नजर देख लीजिएगा सारे, ताकि आपको याद हो. ठीक, स्ट्रेट लाइन से ज्यादा हम लोग कॉमनली यूज करते हैं, उसके अलावा भी हैं वो भी हम देख लेंगे. कैलकुलेट डिप्रिसिएशन बेस्ड ऑन द रीवैल्यूएशन मॉडल. अगर रीवैल्यूएशन आपने किया तो तब डिप्रिसिएशन क्या होगी. कैलकुलेट डिप्रिसिएशन ऑन एसेट्स दैट हैव 2 और मोर सिग्निफिकेंट पार्ट्स. इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एसेट्स. कॉम्प्लेक्स एसेट्स वो होते हैं जो कि एसेट तो एक ही होता है लेकिन उसके कुछ पार्ट्स होते हैं और हर कॉस्ट की पार्ट की डिप्रिसिएशन वुड बी डिफरेंट. ठीक है, वो इस तरह का एसेट है कि वो अलग अलग है. जिस तरह अगर एक बिल्डिंग है सो इट्स वन एंड सेम थिंग, उसमें डिप्रिसिएशन सबकी सेम तरीके से होगी. लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स एसेट है, उसमें चीजें हैं कुछ, उसके कुछ पार्ट्स हैं और एक पार्ट जल्दी डिप्रिशिएट होता है, एक की यूजफुल लाइफ कम है, एक ज्यादा है, तो फिर क्या करेंगे. ठीक है, इसने यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है एयर क्राफ्ट की, एरोप्लेन की. कि एरोप्लेन का इंजन, बॉडी उसकी चलती रहती है लेकिन इंजन जल्दी वीक हो जाता है, तो फिर इंजन की डिप्रिसिएशन अलग करनी है, बॉडी की डिप्रिसिएशन अलग करनी है. और अलग मेथड से, अगर मेथड अलग है तो अलग मेथड भी अलग कर सकते हैं, रेट्स भी डेफिनेटली अलग होंगे, यूजफुल लाइफ भी अलग होगी, ब्ला ब्ला ब्ला. आगे बढ़ेंगे. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज क्या होती है, गवर्नमेंट ग्रांट्स को क्या करना है. ठीक है, प्रोविजन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स IAS 20. डिस्कस व्हाई द ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज शुड डिफर फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी और अदर प्रॉपर्टी में क्या फर्क होता है. अप्लाई द रिक्वायरमेंट्स ऑफ IAS 40 फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. IAS 40 क्या कहता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के बारे में. तो ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर के अंदर करनी. ठीक है, स्टार्ट करें क्लास. ओके, लेट्स स्टार्ट जी. सो द फर्स्ट थिंग इज दिस ग्रेड. इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम इस तरीके से जाएंगे. वी विल टॉक अबाउट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज IAS 40. वी विल टॉक अबाउट टैंजिबल नॉन करंट एसेट्स. हमने कहा सिर्फ नॉन करंट एसेट्स को देखेंगे, टैंजिबल को. वी विल टॉक अबाउट द मेजरमेंट, किस तरीके से मेजर करना है, जिस तरह अभी हमने कहा था कॉस्ट क्या होती है, इनिशियल जो उसके ऊपर खर्चे आ रहे हैं वो क्या क्या है. We will talk about depreciation, revaluation, borrowing cost and government grants. ये सारी चीजें इसके अंदर आएंगी. ठीक है, डिप्रिसिएशन के डिफरेंट मेथड्स हैं, मेथड चेंज करेंगे तो क्या करेंगे. रिवैल्यूएशन अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए क्या होगा और फिर इसकी डिप्रिसिएशन क्या होगी रिवैल्यूड एसेट की. इसी तरह डिस्पोजल अगर आप लोग करेंगे तो आप क्या करेंगे, सेम गोज फॉर योर डिप्रिसिएशन. अगर आप चेंज करेंगे मेथड तो क्या करेंगे, अगर एस्टिमेट चेंज करेंगे तो क्या करेंगे. ये मेथड का चेंज है. ठीक है, मेथड्स वो वाले थे जो हमने पढ़े थे, स्ट्रेट लाइन, रिड्यूसिंग बैलेंस, ब्ला ब्ला ब्ला. ठीक, ये एस्टिमेट आप पहले कह रहे थे यार 10 साल चलेगा, आप कहते हैं कि 5 साल चलेगा. ठीक है, या उसका कोई भी एस्टिमेट जो रेजिडुअल वैल्यू है उसकी एस्टिमेट चेंज होती है, तो उस केस में क्या होगा. कंपोनेंट्स एंड ओवरहॉल. कभी कभी आप एसेट्स को ओवरहॉल कर देते हैं. जब ओवरहॉल करते हैं तो उसकी लाइफ एक्सटेंड हो जाती है, इंक्रीज होती है, तो फिर क्या करना पड़ेगा. ठीक है, ये चीज. डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यू एसेट, ये भी आ गया. बोरोइंग कॉस्ट और गवर्नमेंट ग्रांट्स के लिए, रेवेन्यू ग्रांट्स, कैपिटल ग्रांट्स, डिफरेंट तरीकों के लिए आपको चीजों के लिए ग्रांट्स मिल रही है, उसमें आपने क्या करना है. सही, स्टार्ट करें. लेट्स स्टार्ट जी. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट IAS 16. प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट क्या चीजें हैं. जस्ट लाइक वी सेड दीज आर टैंजिबल एसेट्स. ओके, वी आर यूजिंग दोस एसेट्स टू गेट सम benefit.
and normally the benefit would be more than one accounting period. Okay, so property, plant and equipment are tangible assets. Intangible की बात नहीं कर रहे. Held by an entity for more than one accounting period. अभी हमने बात की जिसका टाइम पीरियड ज्यादा होता है, ठीक है, करंट नहीं है. For use in the production, या तो either you are using it in the production or supply of goods or services. If you are supplying some goods or services, वहाँ पे भी use हो रहा है. For rental to others, you can be renting out those assets to others, or for administrative purposes. ठीक है, इसमें अब सारी प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका सारा आ गया जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. गॉट द आइडिया? डेफिनेशन क्लियर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की सबको? ठीक है, क्लियर क्लास? ओके, लेट्स मूव ऑन. रिकॉग्निशन. आप कब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे कि ये एसेट है आपका? An item of property, plant and equipment should be recognized as an asset when? जब आपको पता चले कि यार ये मुझे कोई फायदा तो दे रहे हैं और वो फायदा 1 साल से ज्यादा का है. याद रखें, अगर फायदा 1 साल से ज्यादा का है, ओनली देन यू विल रिकॉग्नाइज इट एज अ नॉन करंट एसेट. ठीक है ना? नहीं तो अदरवाइज आप उसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं. मार्कर्स, यू नो, मार्कर्स वुड बी यूज्ड अप इन 1 मंथ, 2 months, 3 months एट द मोस्ट. तो आप इसको डायरेक्टली सप्लाईज के अंदर डाल देते हैं. बस आप डायरेक्टली इसको एक्सपेंस आउट कर देते हैं. क्या जरूरत है इसको एसेट बनाने की? But when you buy a building, you know the benefit will come to you for more than one accounting period. So it is probable that future economic benefits मुझे मिलते रहेंगे associated with the asset will flow to the entity. मुझे कोई benefit मिलेगा फ्यूचर में इससे. So that is an asset. तब आप वो करेंगे. जब तक आपको रियलाइज नहीं हो रहा है कि इससे कोई बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिलेगा, it is not an asset. आप इसको एसेट रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, रिकॉर्ड नहीं कर सकते. Got the idea? Got the idea? Okay. The cost of the asset can be measured reliably. So you can calculate the cost. अगर आप कॉस्ट कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसकी कॉस्ट कितनी है यार, नहीं समझ आ रहा है कितनी है, तो आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सिंपल सी बात है. आप रिकॉर्ड तभी करते हैं जब आपके पास पता हो कि कितना अमाउंट है उसका. जब पता ही नहीं कि कितना अमाउंट है, आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते. सो ये चीज हो गई. एक तो ये कि उससे कोई ना कोई बेनिफिट मुझे फ्यूचर में मिले, और दूसरा ये कि उसकी कॉस्ट मुझे पता हो कि उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर कर सकूं कि कितनी. सही है? क्लियर? क्लियर क्लास? ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट. अब स्टार्ट करते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द कॉस्ट. अब कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करें? मैंने एसेट खरीदा, उसके बाद बहुत सारी कॉस्ट इनकर हुई. कौन सी चीजें इसमें है, कौन सी चीजें नहीं है? इनिशियल मेजरमेंट. ओके, सो एन आइटम ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड इनिशियली बी मेजर्ड एट इट्स कॉस्ट. एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है, मैंने परचेज प्राइस, मैंने कोई पैसे दिए और एक चीज ली, एक तो वो हो गया, वो तो सही है. लेकिन इसके अलावा बीच में क्या क्या चीजें ऐड होती है? इंक्लूड ऑल कॉस्ट इन्वॉल्व्ड इन ब्रिंगिंग द एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन. जब तक वो अपनी उस हालत में ना आ जाए जिसमें आपने उससे काम लेना है. ठीक है, जिसमें आपने उससे काम लेना है, तब तक जितना भी कॉस्ट इनकर होगा, जो उसको उस वर्किंग कंडीशन में लेकर आएगा, वो सारा का सारा उसकी कॉस्ट में कॉस्ट है. सही है? पहली चीज क्लियर होगी? ओके, नेक्स्ट. इंक्लूडेड इन दिस इनिशियल कॉस्ट कैपिटल कॉस्ट सच एज द कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन. ठीक है, साइट प्रिपरेशन, डिलीवरी कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, उसको मैं इंस्टॉल करता हूँ. एसी मैंने खरीद तो लिया है, लेकिन एसी आएगा किस तरह? यहाँ पर एसी को लेकर आना पड़ेगा. डिलीवरी कॉस्ट. फिर एसी तो आ गया, लेकिन इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए आई नीड टू इंस्टॉल इट. इंस्टॉलेशन कॉस्ट. कोई आएगा, कोई एक बंदा आएगा, वो उसको इंस्टॉल करेगा. इंस्टॉलेशन कॉस्ट. बोरोइंग कॉस्ट. अगर ये मैंने कर्जे पे खरीदा है तो फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट भी आएगा. ठीक है, बोरोइंग कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 23. ये हमने कहा था कि बाद में देखेंगे ना. IAS 23 हम लोगों ने कहा था कि बोरोइंग कॉस्ट के बारे में भी इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो ये भी एक्सपेंस आइटम्स सच एज फ्यूल, ट्रेनिंग एंड वारंटी कॉस्ट शुड बी रिटन ऑफ एज इनकम. ये कॉस्ट राइट ऑफ कर देनी है, मतलब एक्सपेंस आउट कर दें, डायरेक्ट इनकम स्टेटमेंट में ले जाए. ये वाली कॉस्ट विल गो टू दी बैलेंस शीट. इसका मतलब ये उसकी बन जाएगी कॉस्ट, और ये जो है ये एक्सपेंस है. इसको आपने एक्सपेंस आउट कर देना है. कौन कौन सी? सच एज फ्यूल, ट्रेनिंग एंड वारंटी कॉस्ट. ये चीजें जो हैं ये आप शुड बी रिटन ऑफ एज इनकर्ड. ओके, डिसमेंटलिंग कॉस्ट. बहुत बड़ा प्लांट मैंने लिया है, अब मैंने इसको लगा तो दिया, इसको मैंने कॉस्ट देख ली यार कितनी कॉस्ट लगी. इसको कोई एक बंदा आया जो उसको लगा रहा था, और इसको वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए इसको हम लोगों ने कुछ काम किया, इसके ऊपर कुछ चीज़ें ऐड की, व्हाटएवर, सारी कॉस्ट ऐड हुई. लेकिन इसको हटाने के लिए भी फिर सब दोबारा करना पड़ेगा ना. फिर दोबारा एक बंदे को बुलाऊंगा, एसी को उतारेगा, तो डिसमेंटलिंग की भी कॉस्ट है. अब उस कॉस्ट को क्या करूँ? डिसमेंटलिंग कॉस्ट. अब वो कॉस्ट तो फ्यूचर में होगी ना. फ्यूचर में कब होगी? जब आप इसको, जब यूजफुल लाइफ इसकी खत्म हो जाएगी ना. नॉर्मली इसी तरह होता है ना. आप दरमियान में बेच भी सकते हैं, बट नॉर्मली यू वुड यूज इट
आपका इंटेंशन तो बेचने का नहीं है ना, आपका इंटेंशन यूज करने का है। दरमियान में कहीं पे आपको लगे एक अच्छी टेक्नोलॉजी का एसी आ गया, डीसी इन्वर्टर आ गया है, तो आप पुराने वाले को हटा देंगे, डीसी इन्वर्टर में कन्वर्ट कर देंगे। लेकिन आपको पता नहीं था कि डीसी इन्वर्टर कब आता है, तो अब आप तो खरीद लिया है, आप कहते हैं 10 साल तक एसी काम करता है, ओके 10 साल, आफ्टर 10 years I will have to sell it off. In order to sell it off, I will have to ask someone to come and dismantle it. Now in order to dismantle it, that person would charge me some fee, जो भी पैसे लगेंगे। अच्छा, अब ये कॉस्ट को क्या करना है, ये कॉस्ट तो फ्यूचर में होगी 10 साल बाद, फिर क्या करूँ? हमारे पास क्या तरीका होता है, अगर 10 साल बाद एक एक्सपेंस है एंड आई नीड टू फाइंड आउट द एक्सपेंस टुडे, व्हाट आई नीड टू डू? व्हाई एस्टिमेशन? हाँ, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, फ्यूचर तो फ्यूचर वाली होगी ना, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू। अब आपको पता है कि 10 साल बाद, अब ये आपको एस्टिमेट करना पड़ेगा 10 साल बाद वो मुझसे कितने पैसे लेगा इसको उतारने के, इन चीज़ों को हटाने के। लेट्स से मेरे आते हैं 40,000 रुपये, ठीक है, 40,000 रुपये वो आएंगे, लेकिन आज के दिन उस 40,000 की कीमत कितनी है, यू नीड टू फाइंड आउट, ओके। सो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दीज कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज्ड, उसको भी कैपिटलाइज करना है डिसमेंटलिंग कॉस्ट को, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू को, फ्यूचर वैल्यू को नहीं, विद एन इक्विवेलेंट लायबिलिटी सेटअप। लेकिन उसके लिए फिर आपने एक लायबिलिटी भी बनानी है, ओके। द डिस्काउंट ऑन दिस लायबिलिटी वुड देन बी अनवूंड ओवर द पीरियड अंटिल द डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर पेड। अच्छा, फिर इसके ऊपर जो डिस्काउंट आपने लगाया, आपने एक फैक्टर इस्तेमाल किया ना, इंटरेस्ट रेट इस्तेमाल किया होगा, ठीक है, डिस्काउंटिंग के लिए एक रेट इस्तेमाल किया होगा। डिस्काउंटिंग किस तरह करते होते हैं, याद है सबको? डिस्काउंटिंग किस तरह करते हैं? ओके, प्रेजेंट वैल्यू इक्वल्स 1 by f 1 by future future value value, to the power हाँ, to the power of 1 plus I raised to power of number of years 1 plus I, ठीक है, इंटरेस्ट रेट के साथ इस तरह करते हैं ना, ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला 1 divided by 1 plus R raised to power of n, ठीक। तो आपने कुछ ना कुछ यहाँ पे रेट यूज किया होगा, डिस्काउंट रेट। इस डिस्काउंट रेट से जो आपको आ रहा होगा, discount on this ability would then be unwound over the period until the dismantling costs are paid. This means that the liability increases by the interest rate every year. तो आपकी liability हर साल increase होती रहेगी, क्योंकि आपने तो उसको convert कर दिया present value में। आपने कहा 40,000 लगेगा 10 साल बाद, आपने उसको convert कर दिया, आज के दिन उसकी कीमत कितनी है 40,000 की, आज के दिन उसकी 40,000 की कीमत बनती है 35,000। अब 35,000 आप कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे कि ये भी इसकी कॉस्ट में ऐड हो गया, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि हर साल इस 35,000 की वैल्यू ज्यादा होती जाएगी ना, ठीक है, ज्यादा होती जाएगी ना, वो इंटरेस्ट रेट जिससे आपने कम किया था, अब अगर वापस जाऊं मैं 10 साल की तरफ तो वो दोबारा ज्यादा होगा, तो हर साल लायबिलिटी जो है आपकी वो ज्यादा होती रहेगी, ठीक है। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो अभी आप एग्जांपल करेंगे, समझ आ जाएगा। ओके, दिस मींस दैट द लायबिलिटी इंक्रीजेस बाय द इंटरेस्ट रेट ईच ईयर विद द इंक्रीज टेकन टू फाइनेंस कॉस्ट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। ये प्रॉफिट और लॉस में जा रहा होगा आपका, क्यों? क्योंकि ये आपका है, ये आपने यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू लिया हुआ था इस वजह से, ठीक है। स्टार्ट करें जी। सर लायबिलिटी है तो प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे? नहीं, एक्सपेंस उसका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, उसका जो एक्सपेंस है वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा विद द इंक्रीज टेकन टू फाइनेंस कॉस्ट। ये फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट में क्या चीज जाती थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस या इंटरेस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में या तो आप कॉस्ट लिखते थे या फिर जो इंटरेस्ट रिसीव आपने किया था, याद है पिछले एग्जांपल में हमने किया था, तो वो चीजें लिखनी, ठीक है। तो यहाँ पे वो कॉस्ट की बात कर रहा है तो वो फाइनेंस यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस आप वहाँ पे लिख रहे हो। ये फॉर्मूला है जो हमने कहा था हम लोग यूज करेंगे, ये इसकी एक एग्जांपल है, इस एग्जांपल को देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल। इफ एन ऑयल रिग वाज बिल्ट इन द सी, द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज लाइकली टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द एसेट। अब ये एसी की कॉस्ट, तो मैंने आपको एसी की एग्जांपल दी, इट्स अ स्मॉल एग्जांपल, इजी टू अंडरस्टैंड, लेकिन डिसमेंटलिंग यहाँ पे कॉस्ट नहीं समझ आती ना। 1,000 रुपए है ना यार, तो 1,000 रुपए इज अ वेरी स्मॉल पोर्शन। लेकिन इफ यू टॉक अबाउट एन ऑयल रिग, समुद्र के दरमियान आपने इतनी बड़ी जगह बनाई, फिर उसमें ड्रिलिंग्स की आपने, और आपने कहा फिर सबको निकालना भी पड़ेगा, मतलब जब ये ख़त्म हो जाएगा ना तो सबको निकालना भी है, इन चीज़ों को निकाल कर वापस लेके जाना पड़ेगा लैंड के ऊपर, तो उसके ऊपर पैसे भी ज़्यादा लगेंगे, ओके। अच्छा, इफ एन ऑयल रिग वाज बिल्ट इन द सी, द कॉस्ट टू बी कैपिटलाइज्ड इज लाइकली टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग द एसेट। जो उसको बनाने पे खर्चा होगा वो तो कैपिटलाइज करेंगे, वो तो बन जाएगा एसेट की वैल्यू, लेकिन साथ साथ जब इसको हटाएंगे तो वो वैल्यू भी लिखनी है, और याद रखना है कि उसमें हमने उसका प्रेजेंट वैल्यू लिखनी है, एसेट एंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। तो
तो जो डिसमेंटल करने के लिए जो प्रेजेंट वैल्यू उसकी आएगी वो भी करनी है, ठीक है। अभी कैलकुलेट करते हैं, अभी आपको समझ आ जाएगी प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। और फिर जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना कि उसका फिर हर साल वो ज़्यादा हो रही है, वो भी आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ कि किस तरह। इफ द एसेट कॉस्ट 10 मिलियन टू कंस्ट्रक्ट, तो अगर आप नॉर्मल कोई एसेट है, आपने 10 मिलियन में एक बिल्डिंग बनानी है, तो आप उसको रिकॉर्ड किस बात पे करेंगे, किस रेट पे रिकॉर्ड करेंगे, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे? 10 मिलियन कॉस्ट ऑफ एन एसेट। लेकिन हमने कहा अभी कि डिसमेंटलिंग कॉस्ट को भी ऐड करनी है, तो डिसमेंटलिंग कॉस्ट भी ऐड करनी है लेकिन उसकी प्रेजेंट वैल्यू ओनली। ओके, 10 मिलियन टू कंस्ट्रक्ट एंड वुड कॉस्ट 4 मिलियन टू रिमूव इन 20 ईयर्स। 4 मिलियन लगेंगे 20 साल बाद। तो आज के दिन उस 4 मिलियन की वैल्यू कितनी होगी, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये फॉर्मूला, ठीक, 4 मिलियन डिवाइड बाय 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 4 मिलियन 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर ऑफ एन। एन कितना है? 20 ईयर्स, ठीक है। ओके, अब ये देखना है कि ये फैक्टर कितना है, जिस फैक्टर से उसको हमने वो करना है, डिस्काउंट करना है। देन द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस डिसमेंटलिंग कॉस्ट मस्ट बी कैलकुलेटेड, फाइंड आउट करना है। रेट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इफ इंटरेस्ट रेट्स वर 5%, ठीक है, सो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आई, तो ये आ गया 5%, 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर ऑफ एन, ठीक। तो अब आपने इस 5 मिलियन को भी दिमाग में रखना है, ठीक। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 मिलियन डिवाइड बाय 1 प्लस आई रेज़्ड टू पावर ऑफ एन, ये आपको बता देगा कि 4 मिलियन के आज के दिन कीमत कितनी है। सही है, कैलकुलेट कर लीजिए जी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द डिसमेंटलिंग कॉस्ट आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। सब इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर सबके पास है, यू कैन कैलकुलेट इट। ओके, सो 4 मिलियन इनटू 1 over 1 plus I raised to power of n, so this comes to 1,507,558। अब हमने कहा था कि पैसे कितने लगेंगे? 4 मिलियन, लेकिन कब लगेंगे? 20 साल बाद। आज के दिन 4 मिलियन की कीमत कितनी है? 15 लाख, ठीक है, 1.5 मिलियन एक किस्म का। तो अब आपके एसेट की कीमत कितनी हो गई? 1.5 प्लस 10 मिलियन। 10 मिलियन का आपका एसेट था, डिसमेंटलिंग कॉस्ट आपकी आ गई 4 मिलियन की, उसकी प्रेजेंट वैल्यू आ गई 1.5, वो आप इसके साथ ऐड कर देंगे। लेकिन अब ये वो दूसरी तरफ जाते हैं कि आप जो हर साल जो लायबिलिटी जो रिकॉर्ड करनी है वो कितनी हो। ओके, द टोटल टू बी कैपिटलाइज्ड वुड बी 10 मिलियन प्लस 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू। 4 मिलियन की प्रेजेंट वैल्यू हमने कितनी फाइंड आउट की? 1.5 मिलियन, ये साथ ऐड हो गई, तो हमारे पास कितने आ गया? 11,507,558। ये बात यहां तक सबको क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर है? अब वो दूसरे पोर्शन की तरफ आते हैं, इस पोर्शन की तरफ कि लायबिलिटी इंक्रीज, जो हमने कहा था कि लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, वो क्या है। अब देखें, ये आपने डिस्काउंट किया था ना, तो अब अगर जब 1 साल गुजरेगा तो ये डिस्काउंट वापस कंपाउंड होगा ना, ठीक है, वापस कंपाउंड होगा। ओके, चलते हैं अब देखते हैं कंपाउंड कैसे होगा। कैपिटलाइज हम लोगों ने करना है 11,507,000। हमने हर साल इसकी डिप्रिसिएशन भी करनी है, डिप्रिसिएशन भी हर साल इसकी करनी पड़ेगी। ओके, ठीक, अब देखते हैं। दिस वुड बी डिप्रिशिएटेड ओवर 20 ईयर्स। अब अगर 20 साल आपने डिप्रिशिएट करना है इस अमाउंट को, तो डिप्रिसिएशन क्या आएगी? दिस डिवाइड बाय 20, सिंपल ना। इसी तरह करते हैं ना स्ट्रेट लाइन डिप्रिसिएशन, जो कॉस्ट आपने कैलकुलेट की है उसको डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। सही है, याद है ना सबको ये? ओके, सो कॉस्ट डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 20 ईयर्स, तो 11,507,000 multiply by 1 over 20, which actually means divide by 20. This will give you 575,378 per year. ये भी क्लियर हो गया? डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन क्या है नेचर? एक्सपेंस। एक्सपेंस है, इसका मतलब ये चला जाएगा इनकम स्टेटमेंट, ठीक, ये चला गया। फिर हम लोगों ने एक और बात की थी कि नहीं, वो जो लायबिलिटी है वो इंक्रीज होगी, अब उसकी तरफ आते हैं। इसका मतलब हर साल लायबिलिटी वुड बी इंक्रीज्ड, और किस अमाउंट से? जो हम लोगों ने कहा था, जो इंटरेस्ट था। इंटरेस्ट कितना था? 5% का इंटरेस्ट था, वुड बी इंक्रीज बाय द इंटरेस्ट रेट ऑफ 5%। अब जब 5% से हर साल इंक्रीज होगा, तो फिर पहले साल के एंड पे आपके पास क्या आएगा? आपकी लायबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी?
पहले साल के एंड पे आपकी लायबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी? जी क्लास, पहले साल के एंड पे आपकी लायबिलिटी कितनी इंक्रीज होगी? 5%। किस चीज का 5%? 1.5 मिलियन का। कैलकुलेट करें। जी अगर Yes, sir. ठीक है, 75,000 आ रहा है समथिंग, Yes, sir. ठीक, उसको आप इसके साथ ऐड कर देंगे, सो इट विल बी, इसके साथ ऐड कर देंगे, सो दिस वुड बी 1,582,936। ये आपकी ईयर एंड लायबिलिटी है। सही है क्लास, क्लियर हो गया? ये वाला पोर्शन क्लियर हो गया। अब ये जो इंक्रीज आया है 75,000 का, ये किस वजह से आया? ये आया उस इंटरेस्ट के पोर्शन की वजह से ना, ठीक है। तो आपके पास एक एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड कर लिया था डेप्रिसिएशन का, ये वाला जो इंक्रीज आया 75,000 का, ये इंक्रीज कहां पे जाएगा? इज टेकन टू दी फाइनेंस कॉस्ट। ये इंटरेस्ट का कॉस्ट है, ठीक है, तो ये चला जाएगा फाइनेंस वाले पोर्शन में, जो कि आपके पास होता है फाइनेंस कॉस्ट में नीचे तक। ठीक, क्लियर हो गया? सही है, आप समझ आ गई इसकी? सही है क्लास, अगले पोर्शन पे जाएं? Yes. ओके, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। An entity started construction on a building for its own use on 1st April 2017 and incurred the following cost. ये सारी कॉस्ट उसने इनकर की। कौन सी इनकर की? परचेज प्राइस ऑफ लैंड 250,000, परचेज प्राइस ऑफ लैंड 250,000। ये क्या है? ये उसने जो पैसे दिए, इसने जो जमीन के पैसे दिए, ये वो होता है, ये कैपिटलाइज हो जाएगा या एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे? इसको एज एन एसेट रिकॉर्ड करेंगे। ओके, आगे चलो। स्टैम्प ड्यूटी 5,000 की स्टैम्प ड्यूटी, वो जो पेपर्स वगैरह बनते हैं लीगल, 5,000, तो ये क्या हो जाएगा? एसेट की कॉस्ट में जाएगा। Yes, sir. अच्छा, आगे चले। लीगल फीस 10,000, ये भी cost में जाएगा. ये भी कॉस्ट में जाएगा। साइट प्रिपरेशन एंड क्लियरेंस कॉस्ट में जाएगा। मटेरियल्स 100,000 के। अच्छा, मटेरियल्स आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं ना बिल्डिंग, तो मटेरियल कहाँ पे जाता है? Side पे. कॉस्ट में जाता है ना, Cost. कॉस्ट में जाता है ना, मटेरियल कॉस्ट है ना एक किस्म की, प्रोडक्ट की कॉस्ट है। ओके, लेबर कॉस्ट में जाएगा। आर्किटेक्ट की फी Cost. कॉस्ट में जाएगा। ओवरहेड्स जी, ओवरहेड्स क्या कॉस्ट में जाएंगे? ओवरहेड वो छोटे छोटे एक्सपेंसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल एडमिन के एक्सपेंसेस हो गए, ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑफिस के एक्सपेंसेस हो गए, क्या वो एक्सपेंसेस कॉस्ट में जाते हैं? No. ठीक है, वो एक्सपेंसेस कॉस्ट में नहीं जाते, उसका बिल्डिंग से कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक, वो बिल्डिंग आगे हम जाके पढ़ेंगे, वो उसकी लाइफ को एक्सटेंड, जो हम लोगों ने बात की, एक्सटेंड कर रहा है, नहीं कर रहा, तो वो क्या कर रहा है? वो कुछ भी नहीं कर रहा है। ये देखें, ये सारी चीज़ें देखें, ये सारी चीज़ें बिल्डिंग के बनने में लगेंगी, ये बिल्डिंग के बनने में लगेंगी। ठीक, ये जो है, ये लैंड जब आप खरीद रहे हैं, ये उसकी चीज़ें हैं। ठीक, अब इतना आसान क्वेश्चन तो होगा नहीं ऑब्वियसली, इसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। अब ये देखिए, ये फर्दर इंफॉर्मेशन दे रहा है, अब इसको गौर से करें। मटेरियल कॉस्ट वाज ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड। मटेरियल कॉस्ट कितनी थी आपके पास? 100,000 वर ग्रेटर देन एंटिसिपेटेड। जितना आपने कहा था उससे ज्यादा हो गई। क्यों? ऑन इन्वेस्टिगेशन, you investigated, you found out, it was found that materials costing 10 million had been spoiled. 10 मिलियन का मटेरियल खराब हो गया। आप सीमेंट लेकर आए, बारिश हो गई, यस, ठीक है, ओके, had been spoiled and therefore wasted, ज़ाया, and a further 15 million was incurred on materials as a result of faulty design. एक तो 10 मिलियन आपने ज़ाया कर दिया, दूसरा ये एक पिलर बनाना था, वो आपने टेढ़ा बना दिया, कुछ और कर दिया, जो भी था, फॉल्टी डिजाइन वर्क, उसकी वजह से 15 मिलियन और भी लग गए। ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? एक्सपेंस तो है, लेकिन क्या, कैसे एक्सपेंस है? क्या इसको मैं देखें, टोटल 1 लाख का मटेरियल लगा, वो कहता है इस 1 लाख के अंदर, वो कहता है यार ये 1 लाख बहुत ज्यादा लग गया, हम नहीं सोच रहे थे इतना लगेगा, हमारा ख्याल था इससे कम लगेगा,
ठीक, क्यों ज्यादा लगा? इसके अंदर 10 लाख 10 मिलियन, सॉरी ये तो 100 मिलियन, सॉरी दिस इज 100 मिलियन, 3 जीरो हटे 10 मिलियन, चलो इसको फिलहाल 10,000 समझते। 10,000 का जो है वो मटेरियल खराब हुआ है। 1 लाख का मटेरियल था, इसमें 10,000 का मटेरियल खराब हुआ था। मैंने एग्जांपल दी, सीमेंट था, बारिश हो गई, सीमेंट खराब हो गई, ठीक है, बारिश लग गई, बस हो गया खराब। फिर एक जगह आपने गलत बनाया, फॉल्टी डिजाइन, वो उसकी वजह से 15,000 का और भी मटेरियल एक्स्ट्रा लग गया। मुझे ये बताएं, ये जो 10,000 का मटेरियल एक्स्ट्रा लगा और ये जो 15,000 का मटेरियल एक्स्ट्रा लगा, ये क्या चीज़ है? 10,000 एसेट कॉस्ट में जाएगा, 15,000 लॉस में जाएगा। 10,000 एसेट कॉस्ट में जाएगा, 15, अच्छा ये कह रहा है ये 10 मिलियन जो है ये जाएगा एसेट की कॉस्ट में, यानी मटेरियल जो है 100,000 में ये एडेड थे ना, तो यानी 15,000 सिर्फ बीच में से हटा दूं, 10,000 को बीच में से ना हटाऊं। एनीवन एल्स क्लास? दोनों रहने दे, वो कह रही है नहीं दोनों रहने दे। एनीवन एल्स? आपको एक ये कहते कि नहीं एक हटा देंगे, एक रह जाए। 10 मिलियन लॉस है, 15 एसेट की कॉस्ट में जाएगा, बस सब यही कह रहे हैं, यही है, कोई और आइडिया नहीं? श्योर? स्पॉइल कब होता है? कोई चीज स्पॉइल होती है किस वजह से होती है? किस वजह से होती है? If something is spoiled due to negligence, ठीक है? नेग्लिजेंस जब होती है तो याद रखिएगा, जब भी कोई नेग्लिजेंस होती है and a cost is incurred because of that, so management would want you to report it separately. Why would they want you to report it separately? So that action can be taken against it. If you add it into the cost of the asset, would managers find out? वो तो कहेगा मटेरियल, हाँ मटेरियल लगा 1 लाख का, बस सही है, ठीक है। लेकिन अगर वो कहेगा मटेरियल लगा 90 लाख का और 10,000 का मटेरियल जो है वो साइड पे हो गया और उसको आपने रिकॉर्ड कर दिया एज अ सेपरेट लॉस रिकॉर्ड कर दिया, तो वो कहेगा ये लॉस क्यों हुआ, कैसे हुआ? कहेगा सर वो बारिश हो गई थी और हमने ये नहीं किया। साइट सुपरवाइजर कौन है? ये सुपरवाइजर है। कहेगा सुपरवाइजर को बुलाओ, तुमने क्यों इस तरह काम किया, फायर, आइंदा ये काम नहीं करना, वार्निंग, व्हाटएवर, ठीक है। सो मैनेजमेंट वुड वांट टू नो द रीजंस फॉर दीज थिंग्स, सो दैट्स व्हाई स्पॉइल्ड एक होता है नॉर्मल लॉस, एक को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस आपको पता है कि होगा, ठीक है, नॉर्मल लॉस जरूर होगा। आप बना रहे हैं, आप ये बिल्डिंग बना रहे हैं, आप बिल्डिंग बना रहे हैं, आप कहते हैं सर हम बिल्डिंग बनाते हैं तो हम लोग जब सीमेंट यूज करते हैं तो सीमेंट नीचे गिर जाता है, वो खराब हो जाता है। इट्स अ नॉर्मल लॉस, इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, ये होगा, इसको आप रोक नहीं सकते। क्या आप इसको रोक सकते हैं? नहीं। आप यूं करके सीमेंट गिराते हैं, उसमें से हो जाता है, लेट से ज़ाया हो जाता है, एक बोरी में से 1 किलो ज़ाया हो जाता है या आधा किलो ज़ाया हो जाता है, ठीक है, दैट्स अ नॉर्मल लॉस। लेकिन अगर 100 बोरियां खराब हो गई, 50 बोरियां खराब हो गई, 10 बोरियां खराब हो गई क्योंकि पानी आ गया, बारिश हो गई, व्हाटएवर, आपने ख्याल नहीं रखा, नेग्लिजेंस, सो दैट इज कॉल्ड एज एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को हमेशा अलग रखना है, उसका अलग अकाउंट बनाना है, सो दैट मैनेजमेंट कैन टेक एक्शन अगेंस्ट इट। समझ आ रही है? ओके, दोनों बातें क्लियर हो गई, ठीक। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज प्रॉब्लम्स, वर्क ऑन द बिल्डिंग ceased for a fortnight during October 2017 and it is estimated that approximately 9 million of the labor costs related to this period. Now, due to this reason, why? Because you did some extra work. मैंने दीवार बनाई, दीवार टेढ़ी बन गई, सारी दीवार दोबारा तोड़ो, तो लेबर ने काम किया ना। किसने काम किया? किसने दोबारा बनाया? लेबर ने बनाया, तो लेबर की कॉस्ट भी इंक्रीज हो गई। कितने से इंक्रीज हो गई? 9 मिलियन से। तो इसका ताल्लुक इसके साथ है, फॉल्टी डिजाइन के साथ। फॉल्टी डिजाइन हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो गलती है, क्यों किया है, इसका तो एक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। सो दैट इज एबनॉर्मल लॉस। तो फिर ये भी एबनॉर्मल लॉस। गॉट द आइडिया क्लास? यू आर गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। ये भी इसकी वजह से हुआ, फॉल्टी डिजाइन की वजह से हुआ कि आपको दोबारा तोड़ के दोबारा बनाना पड़ा, उसके ऊपर 9 मिलियन और लग गए, तो वो 9 मिलियन भी फॉल्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लेबर की ये कॉस्ट है 150, इसके अंदर 9 मिलियन जो है इसको अलग कर। Got the idea? Okay. The building was completed on 1st July 2018 and occupied on 1st September 2018. You are required to calculate the cost of the building. G, calculate the cost of the building. Give me the final figure. Come on, calculate class.
क्लास कैलकुलेट, सारी आपको चीज़ें बता दी हैं, ये चीज़ें हैं सारी आपको बता दी हैं। स्टार्ट हो रहा है यहाँ से परचेज प्राइस ऑफ द लैंड, यहाँ तक सारी बातें लिखी हुई हैं जी। जल्दी मुझे फिगर्स देके मुझे फाइनल आंसर दें। व्हाट इज द फाइनल आंसर? कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग कितनी है जी क्लास? कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग cost of the building class. It shouldn't take you more than 1 minute or 2 minutes. सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ. Where is the pause button? Okay, let's continue now. Subsequent expenditure. फिर हमने कहा था कुछ expenses उसके बाद होते हैं ना. अब उसमें क्या चीजें आइडिया what's your name? हफीज ने आइडिया दे दिया जो उसकी लाइफ को एक्सटेंड करे. ठीक है, एक आइडिया हमारे पास है. Let's start. Subsequent expenditures on property, plant and equipment should only be treated as part of the cost of the asset if this is true. अगर इसके बाद कोई खर्चा होता है तो उसको कॉस्ट में ऐड करेंगे कब? जब ये हो क्या क्या? It enhances the economic benefits. जो इससे मुझे इकोनॉमिक बेनिफिट आ रहा है वो enhance हो जाए, ज्यादा हो जाए. ठीक है? It enhances the economic benefits provided by the asset. This could be extending the asset's life. उसकी लाइफ ज्यादा हो जाए किसी वजह से. Expansion, कोई एक्सपैंड कर दें, आप एसेट को बड़ा कर दें. और इंक्रीजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ द एसेट, या कोई ऐसा काम करें जिससे उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाए. अगर कोई ऐसा एक्सपेंस आपने किया है एसेट के ऊपर तो वो उस एसेट की कॉस्ट के साथ ऐड हो जाए. गॉट द आइडिया? फर्स्ट थिंग इज क्लियर? फर्स्ट थिंग इज क्लियर? सेकंड, इट रिलेट्स टू एन ओवरहॉल. ओवरहॉल कर दिया आपने उसको और रिक्वायर्ड मेजर इंस्पेक्शन ऑफ द एसेट. The costs associated with this should be capitalized and depreciated over the time until the next overhaul or safety inspection. कोई ओवरऑल आपने किया या उसकी कोई सेफ्टी इंस्पेक्शन थी आपने वो की. ठीक है, जिसकी वजह से अब वो कुछ अरसे चलेगा और उसके बाद दोबारा आएगा. एक 5 साल बाद आपको दोबारा ओवरहॉल करना पड़ेगा. तो फिर 5 साल तक जो 5 साल तक तो चल जाएगा ना ये, तो वो बीच में ऐड कर देंगे और उसको डिप्रिशिएट करेंगे 5 साल तक. उसके बाद जब नेक्स्ट ओवरहॉल करेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे, फिर उसको डिप्रिशिएट करेंगे 5 साल तक. ठीक है, तो इस वजह से वो चीजें जो कि आपकी एसेट की लाइफ को बढ़ा रही हो, प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रही हो, किसी वजह से एनहांसमेंट कर रहा हो, उसको एक्सटेंड कर रहा हो, वो सारी चीजें बीच में ऐड कर रही हो. ठीक है, गॉट द आइडिया? ओके. थर्ड, इट इज रिप्लेसिंग अ कंपोनेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एसेट. आपसे कहा था ना एक कॉम्प्लेक्स एसेट होता है. कॉम्प्लेक्स एसेट वो होता है जिसके कुछ पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट की डेप्रिसिएशन इज डिफरेंट या डेप्रिसिएशन मेथड इज डिफरेंट. व्हाई? बिकॉज द नेचर ऑफ एवरी पार्ट इज डिफरेंट. ओके, वहां पे क्या, अगर आप एक कंपोनेंट को रिप्लेस कर दें, एक कंपोनेंट को हटा के उसकी जगह कुछ और लेकर आ जाए, द रिप्लेस कंपोनेंट विल बी डी रिकॉग्नाइज्ड. जिसको हटा दिया उसको डी रिकॉग्नाइज करना है, यानी उसको बीच में से एसेट में से माइनस कर देंगे. कॉम्प्लेक्स एसेट इज एन एसेट मेड अप ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. ये बात मैंने आपको समझा दी है. which each depreciate at different rates. ये भी आपको समझा दिया है. एग्जांपल एयरक्राफ्ट का ये भी आपको देके समझा दिया. इज दिस थिंग क्लियर? इज दिस थिंग क्लियर क्लास? ओके, जाएं आगे. ओके, let's move on. Non-current assets. Non-current asset. Okay. Tangible non-current asset. All other subsequent expenditures should be recognized in the statement of profit or loss. इसके अलावा जो भी खर्चा करेंगे वो सारा का सारा कहाँ पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में. लेकिन ये जो 3 चीजें आपको बताई, ये करेंगे तो ये कहाँ पे जाएगा? कॉस्ट ऑफ एन एसेट में ऐड हो जाएगा, which means it will go to balance sheet. And it will be depreciated over the useful life. Clear? Clear? Start करें. एक और एग्जांपल स्टार्ट करें. Let's start. ठीक है? Subsequent expenditure. A piece of machinery has an annual service costing 10,000. A piece of machinery has an annual service costing 10,000. हर साल आपने इसकी सर्विस करनी है और उसका खर्चा कितना है? 10,000. During the most recent service, it was decided to replace part of the engineering, meaning that it will work faster and produce more units of product per hour. The cost of the replacement part is 20,000. बस मेरे पास एक मशीन थी, वो कहता है यार इसको हर साल आपने साफ सुथरा करना है, सब कुछ करना है. ठीक है, और इसकी कॉस्ट कितनी आती है? 10,000 रुपये इसको साफ करने में. ठीक है, सर्विसिंग में. इस साल जब मैं साफ करने लगा ना तो उसने कहा कि सर इसका ये एक चीज़ खराब है, अगर इस चीज़ को हम अच्छा कर दें, बदल दें, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी. उसके ऊपर कितना खर्चा आएगा? 20,000. अब आप बताएं ये 10,000 क्या और ये 20,000 क्या? 20,000 एसेट की कॉस्ट में रिकॉर्ड होगा और 10,000 रुपये को एक्सपेंस
10,000 एक्सपेंस हो जाएगा। जी जी जी, यहाँ पे कोई कुछ बोल रहा था। जी क्लास, व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ यू? जी क्लास, अब तक जो पढ़ा है उसको गौर से दोबारा दिमाग में लेकर आए। हमने 3 चीज़ें की बात की थी। हमने क्या क्या चीज़ों की बात की थी सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर में? पहली चीज़ हम लोगों ने क्या बात की थी? हाँ ठीक, दैट इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, या एक्सटेंड करे उसको, लाइफ को एक्सटेंड करे, ठीक। हाँ, रिप्लेसमेंट ऑफ अ कंपोनेंट करे, वो सब का सब कॉस्ट में ऐड होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोगों ने दूसरी क्या चीज़ पढ़ी? ये 3 चीज़ें हो गई। फिर हमने कहा इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एक्सपेंस में जाएंगी। ये जो है ये एनुअल सर्विस कॉस्टिंग, ये आपको हर साल करनी पड़ती है। एनुअल है ना, हर साल करनी पड़ती है। तो ये उसको मेंटेन करने के लिए होता है, ठीक है। ये हर साल करनी पड़ती है। लेकिन ये जो आप कर रहे हैं, ये इसकी वजह से क्या हुआ कि इसकी वजह से ये मशीन विल वर्क फास्टर हो गया, तेज काम करेगी। और क्या करेगी? ज्यादा यूनिट्स बनाएगी। पहले 100 यूनिट बनाती थी, अब 110 बनाएगी, 120 बनाएगी। तो इसका मतलब ये इसको प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, एनहांस कर रहा है। तो ये 20,000 विल बी एडेड टू दी कॉस्ट ऑफ द एसेट। दिस 10,000 विल बी एक्सपेंस्ड आउट इनकम स्टेटमेंट में चल रहा है। सही है? सही है क्लास? क्लियर है? क्लियर है? जाए आगे, जाए आगे। ओके, लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स मूव टू डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी सबको याद है? सबको याद है? मैं हमेशा सबसे आसान टॉपिक यही होता था। नहीं आसान था? अच्छा, मुझे तो आसान लगता था। चले, डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहता है? डेप्रिसिएशन is the systematic allocation of the depreciable amount of an asset over its useful life. Depreciation, अब हम लोग अक्सर वो कहते हैं wear and tear, ये वो नहीं। Depreciation is the systematic allocation. एक सिस्टम, एक तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अब वो तरीका स्ट्रेट लाइन हो सकता है, वो तरीका रिड्यूसिंग बैलेंस हो सकता है, डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस, जो भी आप तरीका सोच लें वो एक तरीके से करेंगे। सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट, डेप्रिशिएबल अमाउंट जो डेप्रिशिएट होगी, ठीक है। 1 लाख का एसेट लिया, आखिर में 4,000 रुपए इसके मिल जाएंगे, बेकार हो जाएगा, 4,000 मिलेंगे। तो डेप्रिसिएशन आपने कितने की करनी होगी? व्हाट वुड बी द डेप्रिशिएबल अमाउंट? हाँ, हाँ, अगर 100 का है और 4,000 100,000 का है और 4,000 आपको वापस मिलेंगे, तो वो 4,000 को बीच में से हटा दें, जो 96 है उसको डेप्रिशिएट करना ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है। डेप्रिसिएशन इज द सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ द डेप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ एन एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है। डेफिनेशंस में एग्जाम में नहीं पूछता होता, लेकिन आपको आनी चाहिए जब भी कोई आपसे पूछे। नेक्स्ट, depreciable amount is the cost of an asset or other amount substitute for cost next to its residual value। जो भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि depreciable amount कौन सा है? depreciable amount क्या है? cost of an asset। cost of an asset कैसे कैलकुलेट होती है? अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट की है, याद है? ओके, वो कैलकुलेट करनी है। और other amount substituted for cost, या कोई और अमाउंट जो आप कॉस्ट की जगह लिखते हैं, ठीक है, या कोई और अमाउंट जो आप कॉस्ट की जगह लिखते हैं। मैं कहता हूँ यार कॉस्ट तो है, लेकिन इसके ऊपर इतने इतने पैसे और दिए हैं, ये भी दिया है, इसको मैं लेकर आया हूँ, ये किया, वो किया, डिसमेंटलिंग, जो भी हमने बातें की, तो अदर अमाउंट सब्स्टिट्यूटेड फॉर कॉस्ट। तो अब तो कॉस्ट तो नहीं हुई ना, अब तो वो कॉस्ट के साथ एडिशंस आ गई, ये हो गया। और माइनस क्या करना है? रेजिडुअल वैल्यू, ये डेप्रिशिएबल अमाउंट है। फिर इसको क्या करूंगा? इसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर किसी भी एक सिस्टम के थ्रू एलोकेट कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा एक किस्म से, ठीक है, किसी भी सिस्टम के थ्रू। सिस्टम कैन बी एनीथिंग, अब आगे जाके पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन और डिक्लाइनिंग बैलेंस, व्हाटएवर। ओके, डेप्रिसिएशन मस्ट बी चार्ज फ्रॉम द डेट द एसेट इज अवेलेबल फॉर यूज। ऑब्वियसली जब आएगा उसको इस्तेमाल शुरू करेंगे तब से इस्तेमाल करेंगे ना। दैट इज इट इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट। दिस मे बी अर्लियर देन द डेट इट इज एक्चुअली ब्रॉट टू यूज। इसका क्या मतलब है? Depreciation must be charged from the date the asset is available for use। इस्तेमाल के लिए तैयार है, मौजूद है, ठीक है, लेकिन आपने अब तक उसको इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? इज एक्चुअली प्रॉब्लम। क्यों? मैं कहता हूँ यार इनको तो तरीका ही नहीं आता, अभी इनको तो पहले ट्रेन तो करे, इनको तरीका तो आए इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ऐसा ना अपने आपको दिखा दें मशीन है बहुत ज़्यादा है, मशीन को ख़राब कर दें। सो फॉर एग्जाम्पल इफ स्टाफ नीड टू बी ट्रेन टू यूज,
ठीक है, तो आपने तब वो करना है जब वो अवेलेबल फॉर यूज, ठीक है, विच कैन बी बिफोर इट इज ब्रॉट इनटू यूज। गॉट द आइडिया क्लास? ये पॉइंट भी क्लियर है सबको? जाऊं आगे? ओके, जाऊं आगे? डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड व्हेन इफ द एसेट इज आइडल। एक और चीज, अगर मैं कहता हूं यार प्रोडक्शन नहीं करता, एक साल जो है बस हम नहीं कर रहे हो, बहुत नुकसान हो रहा है, बस नहीं कर सकते, मटेरियल महंगा हो गया, बंद कर दो, बंद कर दिया, बट स्टिल यू नीड टू डिप्रिशिएट दी एसेट, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ कमिटेड फिक्स्ड कॉस्ट। आपने कमिट कर दिया है, ये फिक्स कॉस्ट होगी, अब ये हर साल होगी, चाहे आप इसको इस्तेमाल करें या ना। ये बात भी क्लियर होगी? ये बात भी क्लियर होगी? ओके, द डिप्रिसिएशन मेथड्स, अब मेथड्स की बात कर रहे हैं। मेथड यूज शुड रिफ्लेक्ट एज फेयरली एज पॉसिबल। अब कौन सा मेथड इस्तेमाल करूं यार? कोई भी इस्तेमाल कर लो, वो इस्तेमाल करें जो आपको बताए आपके एसेट के बारे में, कि एसेट किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। शुड यूज्ड शुड रिफ्लेक्ट एज फेयरली एज पॉसिबल, जो उसको फेयरली बताए, हाँ इसी तरीके से मैं इस्तेमाल करता हूं। द पैटर्न इन विच द एसेट्स इकोनॉमिक बेनिफिट्स आर कंज्यूम्ड बाय द एंटिटी। आप बस हर साल यार इक्वल, मैं तो इक्वल तरीके से इस्तेमाल करूँ, इसका फायदा मैं इक्वल लेता हूँ। फिर आप कहते हैं नहीं यार, शुरू के सालों में ज़्यादा फायदा लेता हूँ इससे, मैं बाद के सालों में कम फायदा लूंगा, क्योंकि एसेट पुराना हो जाएगा, फिर मैं एक और एसेट साथ साथ खरीद लूंगा, तो फिर उसको ज़्यादा इस्तेमाल करूंगा, इसको कम करूंगा, तो फिर आप दूसरा मेथड इस्तेमाल करें, ठीक है। ये आपके ऊपर है, जिस तरह आप समझते हैं। सो इट इज़ बेसिकली योर जजमेंट ना, योर एस्टिमेट, या आपके एस्टिमेट के ऊपर है कि आप किस तरीके से उसको एस्टिमेट करते हैं। द डिप्रिसिएशन मेथड, ओके। पॉसिबल मेथड्स कौन कौन से हैं? स्ट्रेट लाइन सबको पता है, रिड्यूसिंग बैलेंस सबको पता है, हम लोग पिछले चैप्टर में एक क्वेश्चन भी कर चुके हैं। मशीन आवर्स, कितने घंटे मशीन चलती है आउट ऑफ टोटल मशीन आवर्स, एंड ओके, अब आप कहते हैं कि नहीं यार मेथड चेंज कर लेते हैं, बस मैं एक साल मैंने इस्तेमाल किया, उसको 2 साल इस तरीके से इस्तेमाल किया, फिर आप सोचते हैं नहीं यार मैंने गलती की थी उस वक्त, मैंने सोचा था कि इस तरह करूंगा, लेकिन नहीं, इस तरह नहीं है, इसको चेंज करना चाहिए। सो अ चेंज फ्रॉम वन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन टू अनदर, इफ यू डू दैट, तो ये ना कि नहीं इट कैन नॉट बी डन, इट कैन बी डन, इट इज परमिसिबल अंडर द लॉ। आईएएस कहता है कर दो, इज परमिसिबल ओनली ऑन द ग्राउंड्स, अगर आप समझते हैं दैट द न्यू मेथड विल गिव अ फेयर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिजल्ट्स, कि आप जो नया मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो ज्यादा अच्छे तरीके से इस सिचुएशन को बता रहा है। आपने शुरू में कहा था मैं इक्वल इस्तेमाल करूँ, फिर 3 साल बाद आप कहते हैं कि नहीं यार दूसरा मशीन ले लेता हूँ, उसको ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, इसका मशीन का यूज आहिस्ता आहिस्ता कम करता रहूंगा। तो अब आप मेथड चेंज करके स्ट्रेट लाइन से चले जाएं रिड्यूसिंग बैलेंस। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया? समझ आ रही है क्लास? अगर आप समझते हैं कि वो सिचुएशन आपकी चेंज हुई है और उसके मुताबिक कोई और मेथड सूट करता है, तो आप मेथड को चेंज कर सकते हैं। एक चीज। सेकंड, डज नॉट कंस्टिट्यूट अ चेंज ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी आप चेंज नहीं कर रहे, आप ये चेंज कर रहे हैं, मेथड चेंज कर रहे हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी अपनी चेंज नहीं कर रहे। इज अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, या आपने जो एस्टिमेट लगाया था, पहले मैंने कहा था यार 20 साल चलेगा, 5 साल बाद नई टेक्नोलॉजी आ गई, अब आप कहते हैं नहीं यार तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब इतना नहीं चलेगा, ये तो हो सकता है 3-4 सालों के अंदर मुझे इसको बस फारिग करना पड़े, इसको बेच के दूसरी लेनी पड़ेगी मशीन हर हाल। तो अब आप चेंज कर दो, ठीक है? व्हाट द आइडिया क्लास? ओके, आगे चलें। The carrying amount should be written off over the remaining useful life, commencing with the period in which the change is made. So when you make a change, this is the time when you will change your estimates and you will start with the new method. The carrying amount should be written off over the remaining useful life. जितना आपके पास इस वक्त आ रहा है ना, जो इस वक्त आपके पास बैलेंस आ रहा है, मतलब कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन जो भी आ रहा है, अब आप इसको बाकी जो साल रह गए हैं उसके मुताबिक आप इसको डिप्रिशिएट कर दें। जो भी मेथड आप समझ रहे हैं आपने चेंज किया है, आपने यूजफुल लाइफ चेंज किया, जो भी चेंज किया है उसके मुताबिक कर दें, ठीक है? कमेंसिंग विद द पीरियड इन व्हिच द चेंजेस मेड, ये स्टार्ट होगा उस पीरियड से जहां से चेंज हुआ, उसके बाद वाला जो टाइम है उसमें आप नया या रिवाइज्ड डिप्रिसिएशन इस्तेमाल करें। सही है? सही है क्लास? ओके। इफ एन एसेट इज क्लास्ड एज कॉम्प्लेक्स एसेट, अब चले जाते हैं कॉम्प्लेक्स एसेट पे दोबारा। अगर कॉम्प्लेक्स एसेट तो देखिए कॉम्प्लेक्स एसेट में हमने क्या कहा था कि उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं और हर पार्ट हो सकता है हर पार्ट की डिप्रिसिएशन
डिफरेंट हो, कोई एक पार्ट जल्दी डिप्रिशिएट होता हो, जल्दी खत्म होता हो, कोई एक पार्ट लेट खत्म होता हो. So if an asset is classed as a complex asset, it may be thought of as having separate components within a single asset. हमने एग्जांपल ली थी, engine within an aircraft will need replacing before the body of the aircraft needs replacing. Each separate part of the asset should be depreciated over its useful life. तो हर एक की depreciation फिर अलग-अलग तरीके से करते हैं. क्यों? क्योंकि हर एक की लाइफ अलग है, हर एक का इकोनॉमिक बेनिफिट जो आप उससे ले रहे हैं वो अलग है, तो इस वजह से आप इसको अलग-अलग तरीके से करेंगे. Got the idea? Got the idea? Start करें question? और लेट्स स्टार्ट. इसके बाद करते हैं, ठीक है, ये कर लेते हैं, इसके बाद ब्रेक कर लेते हैं, नया टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है. ओके, इलस्ट्रेशन 3. An asset cost 100,000 and has an expected useful life of 10 years. 100,000 cost, 10 years life. The purchaser intends to use the asset for 6 years, at which point the expected residual value will be 40,000 at current prices. Purchaser intends to use the asset for 6 years. Asset की useful life कितनी है? 10 years. 10 साल. आप क्या कह रहे हैं, कितना इस्तेमाल करेंगे? 6 साल. अब बताएं, अच्छा इसकी रेजिडुअल वैल्यू 6 साल के बाद कितनी होगी? 40,000. व्हाट विल यू डू? अगर स्ट्रेट लाइन करें, चलें Residual value minus करेंगे और 6 years. 6 इयर्स पे डिवाइड करेंगे, ठीक है. हालांकि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है? 10 इयर्स है, लेकिन आप कितना इस्तेमाल करें? आपका क्या एस्टिमेट है, ये मैं कितना इस्तेमाल करूंगा? आपका एस्टिमेट है मैं इसको सिर्फ 6 साल इस्तेमाल करूंगा, और मैं ये कह रहा हूं कि 6 साल के बाद जब 6 साल खत्म होगा उस वक्त इसकी कीमत होगी 40,000. जब 40,000 होगी तो इसका मतलब ये है वो उसकी रेजिडुअल वैल्यू होगी. तो 100,000 को पूरा नहीं डिप्रिशिएट करना, 40,000 वापस मिलेंगे, तो जो वापस मिलेंगे उसको एक्सपेंस नहीं करना, उसको 40 को हटा दे, 60 रह गए, इसको डिप्रिशिएट करना है. कितने सालों में डिप्रिशिएट करना है? आपने इस्तेमाल करना है 6 साल, 6 साल में डिप्रिशिएट करना है. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? ओके. ये एक और भी है, क्या करें, ब्रेक ले लें अभी? चलें, लेट्स टेक अ ब्रेक, देन वी विल स्टार्ट विद दिस वन. इसको पॉज कर दीजिए, पॉज चौक ऊपर की तरफ. ओके, लेट्स कंटिन्यू क्लास, लेट्स कंटिन्यू. नाउ रिव्यू ऑफ यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यूज. हमने कहा था कि हम रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, ये गलत नहीं है, हमें अलाउड है, हम कर सकते हैं, रिव्यू करें और फिर चेंज करें. ओके, यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड. शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड. हर साल के आखिर में, आप साल में एक बार बनाते हैं ना, जर्नली बनाते हैं. अगर आप हर 6 मंथ्स बाद बनाते हैं अपनी रिपोर्ट्स, या हर क्वार्टर बनाते हैं, तो हर क्वार्टर के एंड पे आपने रिव्यू करना है. फिर यार ये अकाउंटिंग, हाँ ये सही है, यार ये मेथड सही है, अच्छा ये वाला यूजफुल लाइफ लिया ये सही है, यू शुड रिव्यू. तो कह रहे हैं शुड बी रिव्यूड एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एंड रिवाइज्ड इफ एक्सपेक्टेशंस आर सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस एस्टिमेट्स. और अगर आपको पता चल जाए कि जो पहले एस्टिमेट किया था उसमें कोई डिफरेंस आ गया है, तो इसको रिवाइज कर, ठीक है. जब आप रिवाइज करेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि उस जगह से बाद चीजें अफेक्ट होंगी, उससे पहले वाली चीजें तो हो गई ना, इसके बाद जो कैरिंग अमाउंट है अभी आपके पास, इस पे नए वाले एस्टिमेट इस्तेमाल करेंगे. ओके, द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट एट द डेट ऑफ रिवीजन लेस एनी रेजिडुअल वैल्यू शुड बी डिप्रिशिएटेड ओवर द रिवाइज्ड रिमेनिंग यूजफुल लाइफ. यानी आपने 1 लाख का एसेट था और आपने आज तक इसको 30,000 डिप्रिशिएट कर दिया, ठीक है, कर दिया है, बाकी कितना रह गया? 70. अब आज आप कहते हैं कि यार ये तो मैंने कहा था कि इतना चलेगा, लेकिन नहीं, बस इसके सिर्फ 2 साल रह गए, ये इससे ज़्यादा नहीं चल सकता, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, AI आ रहा है, वो बहुत मसला बन जाएगा, इसलिए इसको 2 साल के अंदर अंदर डिप्रिशिएट करके खत्म कर दें, ठीक है. 2 साल के बाद सैलवेज वैल्यू कितनी होगी इसकी? 5,000. तो अब आप क्या करेंगे? 70,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 2 ईयर्स में ये एक्सपायर हो जाएगा. हालांकि शुरू में आपने कहा था 10 साल चलेगा, आराम से करेंगे, ठीक है, लेकिन नहीं, अब वो नहीं होगा, ठीक है. अभी बस इसको डायरेक्ट 2 साल के अंदर डिप्रिशिएट. गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? जो इससे पहले हो गया है वो हो गया, जो इसके बाद है इसको चेंज कर दें. ओके, लेट्स मूव ऑन. Illustration. An entity purchased an asset for 20,000 on 1st January 2013. Straight line depreciation of 5,000 per annum has been charged, assuming a 4-year useful life with no residual value. Residual value equals 0. Useful life equals 4. और कितने का परचेज किया आपने? 20,000 का. तो स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन कितनी होगी 4 इयर्स में?
5000। सही है, अब तक सही है? ओके, आगे चले। ऑन 1 जनवरी 2015, 13 को आपने स्टार्ट किया और अब क्या हो गया? 15। ठीक है, 13 को आपने स्टार्ट किया, 1 जनवरी 2013, तो फर्स्ट डेप्रिसिएशन आपने कब चार्ज की होगी? 2014 1 जनवरी या उससे एक दिन पहले ना, दिसंबर। चले दिसंबर में, दिसंबर 13 में आपने एक डेप्रिसिएशन चार्ज की, फिर दिसंबर 14 में दूसरी चार्ज की, और 1 जनवरी को आपको पता चला 2015 को, on 1 January 2015 the annual review of asset lives was undertaken। हमने अपने एसेट्स चेक किए यार कितने साल और चल सकते हैं, and the remaining useful life for this asset was estimated at 4 years। अब मुझे पता चला कि इसके बाद ये कितने साल और चल सकता है? 4 साल, 4 years। okay, the financial statements for the year ended 31st December 2015 are being prepared। okay, what is the depreciation charge for the year ended 31st December 2015? जी जी क्लास मुझे बताएं, डेप्रिसिएशन कितना होगा? डेप्रिसिएशन चार्ज कितना होगा? सब कुछ लिख के दे दिया। कितना डेप्रिसिएशन? depreciation charge, what is the depreciation charge for the year ended 31st December 2015? 2500। 2500, okay, 2500 कैसे फाइंड आउट किया आपने? रिमेनिंग को 4 पे डिवाइड किया। ओके जी, रिमेनिंग को 4 पे डिवाइड किया। रिमेनिंग कितना बचा आपके पास? आपने स्टार्ट कहां से किया था? 20,000 से। पहले साल कितना हुआ? 5। दूसरे साल कितना हुआ? 5। कितना रिमेनिंग रह गया इस वक्त? 10। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि मैंने दोबारा चेक किया, मैंने दोबारा चेक किया, अब ये कितना साल चल सकता है? 4 इयर्स और चल सकता है। तो अगर ये 4 इयर्स और चल सकता है तो फिर डिवाइड बाय 4 इक्वल्स 2500। रेजिडुअल वैल्यू कोई थी? नहीं थी। अगर होती तो कहां से माइनस करते? नेट बुक वैल्यू से 10,000 से माइनस करता, इस 10,000 से उसको माइनस करता और फिर जो आता फिगर उसको डिवाइड करता। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? जाए आगे। ओके, मेजर इंस्पेक्शन और ओवरहॉल कॉस्ट। ओवरहॉल कॉस्ट की हमने एग्जांपल देख ली थी, मैंने आपको आइडिया दे दिया था ओवरहॉल कॉस्ट में क्या करना पड़ता है। ठीक है, लेट्स हैव अ लुक एट इट अगेन। इंस्पेक्शन एंड ओवरहॉल कॉस्ट आर जनरली expensed as they are incurred। Inspection and overhaul costs are generally expensed as they are incurred। यानी जब वो हो हम उसको रिकॉर्ड कर देते हैं as expense। Okay? They are however capitalized as a non-current asset to the extent that they satisfy the IAS 16 rules for separate components। लेकिन आप उसको कैपिटलाइज कर सकते हैं, which means आप उसको एसेट का हिस्सा बना सकते हैं। कब? अगर वो IAS 16 के रूल को फॉलो कर रहा है। ठीक है, where this is the case they are then depreciated over their useful lives, that is until the next inspection or overhaul is due। ये बात हमने थोड़ी देर पहले की कि अगर एक ओवरहॉल हुई और उस ओवरहॉल की वजह से हमने क्या कहा था, आपकी एसेट की लाइफ इंक्रीज होती है, एक्सटेंड होती है, प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है, आपको पता है इससे 4 साल और चल जाएगा ये, तो फिर उस केस में आप जो भी इंक्रीज है उसको एसेट की कॉस्ट के साथ ऐड कर देते हैं और उसको 4 साल के अंदर डिप्रिशिएट करते हैं, ताकि 4 साल बाद फिर दोबारा ओवरहॉल इंस्पेक्शन हो तो फिर दोबारा उसको कैपिटलाइज करें, फिर 3 साल और चल सकता है, 3 साल में डिप्रिशिएट करें। लेकिन अगर नहीं है ये चीजें, ये आपको नहीं पता, तो जनरल रूल क्या कहता है? एक्सपेंस करते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दें, चार्ज करते हैं इनकम स्टेटमेंट। गॉट द आइडिया? गॉट द आइडिया क्लास? क्लियर है चीजें? ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, an entity purchases an aircraft that has an expected useful life of 20 years with no residual value। कोई residual value नहीं है, 20 साल तक चलेगा। The aircraft requires substantial overhaul at the end of years 5, 10, 15। 5वें साल के एंड पे, 10वें साल के एंड पे, 15 साल के एंड पे।
आपको एक मेजर ओवरहॉल करना है. ओके, द एयरक्राफ्ट कॉस्ट 25 मिलियन, 25 मिलियन का है, एंड 5 million of this figure is estimated to be attributable to the economic benefits that are restored by the overhauls. 5 million of this figure is estimated to be attributable to the economic benefits that are restored by the overhaul. जब आप ओवरहॉल करते हैं तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके हमने कहा था रीस्टेट हो जाते हैं, और कितने से? 5 मिलियन से. ओके, in year 6 the cost of the overhaul is estimated to be 6 million. Cost of the overhaul is estimated to be 6 million. सही है, ये भी क्लियर हो गया? ओके, calculate the annual depreciation charge for the years 1 to 5 and years 6 to 10. 1 to 5 और 6 to 10. आपके पास depreciation charge कितना होगा? 1 to 5, 6 to 10. जी, 20 years, residual value 0, 25 million का एयरक्राफ्ट है, ठीक, 5 million का हमने कहा कि एडिशन आती है, 6 million ओवरहॉल की कॉस्ट है. ये सारी चीजें लिख दी हैं, और से देखें, बताएं क्या करें. जी क्लास, क्या करें? 5 million should be added to 25 million because it is increasing the benefits of the asset. जी दोबारा तेज. 5 million should be added to 25 million because it is increasing the benefits of the asset. Okay. So it is going to be the asset cost, so it's going to be 5 million. So what about years 1 to 5? Years 1 to 5 में क्या होगा? देखिए, the question, जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है आपने वो आंसर करना है ना. क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है the annual depreciation charge. So you need to tell me about the depreciation expense. For what years? For which years? 1 to 5 and then 6 to 10. 1 to 5 में कितना depreciation charge होगा और 6 to 10 में कितना charge होगा? जी. 1 to 5. 1 to 5 में कितना charge होगा? 1 to 5 में 25 को पहले डिवाइड करेंगे 20 पे. 25 को 25 million is the cost. ठीक है, और वो कह रहा है कि कितना चल सकता है? 20 years. 20 years चल सकता है, ठीक है. रेजिडुअल वैल्यू 0. ओके, तो पहले 5 साल ओवरहॉल कोई नहीं हुआ. ओवरहॉल इज एट द एंड ऑफ द 5th ईयर, यानी 6th ईयर में होगा, ठीक है, या 5th ईयर के एंड पे, 6th ईयर. तो पहले 5 सालों में डिप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? 25 मिलियन डिवाइड बाय 20 1.25 million every year for years 1 to 5. Okay. 6th year क्या होगा? 6 ईयर में पहले प्लस 5 मिलियन होगा. 6 इसमें remaining के साथ फिर हम 5 million add कर देंगे. रिमेनिंग के साथ रिमेनिंग कितना होगा? ये 1.25 मिलियन जो आपने मुझे बताया, दैट वाज 5 years. पर Year. ईयर, ये 1 साल का है, ठीक है. फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा 5 साल का. कितना बन गया? 6.25 फॉर इयर्स 1 to 5 एक्यूमुलेटेड. दिस इज एक्यूमुलेटेड. फिर इसको माइनस कर देंगे किससे? 25 से. अगर मैं इसको 25 से माइनस करता हूं, 25 minus 6.25, this gives me the remaining depreciable amount, which would be 18.75. यहां तक आगे 6 मिलियन ऐड कर देंगे. Yes sir. Next 5 years. 6 मिलियन ऐड कर दिए तो 24.75. so now this becomes 24.75. What is this 24.75? This This is the is the cost of the asset. cost of the asset in the 6th year. in the 6th year. So that means depreciation expense for years 6 to 10 would be divided by 15. 15. Divided by 15. No. इसने no का. 24.75 divided by 15. Is this your answer, class? Equals per year कितना आ गया?
1.65 5 सालों का ईयर 6 to 10 फिर जितना आएगा वो आप लिख लीजिएगा। इज दिस योर आंसर? इज दिस योर आंसर? इज दिस योर आंसर? इज दिस योर आंसर? क्लास, इज दिस योर आंसर? इज दिस योर आंसर? नो, तो फिर क्यों बताया? व्हाट इज योर आंसर देन? वी डोंट हैव इनफ टाइम, जल्दी जल्दी स्टार्ट करूं? Sir, do we have to do anything with the 5 million? तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूं ना कि आप लोगों ने मुझे जो वहां पे जो फिगर बताई है वो क्या बताई है? कितनी? 20। ओके चले, 5 million in 5 years। अच्छा, let's start जी, let's start। The aircraft is treated as two separate components for depreciation purposes। ठीक है, दो अलग अलग चीजों में इसको हम लोग देखेंगे। फर्स्ट, इनिशियल ओवरहॉल वैल्यू 5 million depreciated over 5 years। Initial overhaul value 5 million depreciated over 5 years। 5 million depreciated over 5 years। नहीं समझ आई? अच्छा, लाइफ इसकी कितनी है? 20 years। ठीक, यूजफुल लाइफ ऑफ 20 years। आपको ओवरहॉल कब कब करना है? 5, 10, 15। कॉस्ट कितनी है इसकी? कॉस्ट कितनी है? 25। हाँ, एयरक्राफ्ट की कॉस्ट ना 25 मिलियन। ठीक, और जब भी ओवरहॉल होता है तो ओवरहॉल कितने का हो? ओवरहॉल जब होता है तो उसका फायदा आपको कितना मिलता है? 5 मिलियन का फायदा मिलता है। ठीक, 5 मिलियन का फायदा मिलता है। ओके, सही है। जब 5 मिलियन का फायदा आपको मिलता है तो 5 मिलियन का फायदा कितना अरसा चलता है? 5 साल चलता है। ठीक है, इनिशियल ओवरहॉल वैल्यू 5 मिलियन शुड बी डिप्रिशिएटेड। हमने क्या कहा था, वो जो ओवरहॉल, देखें आपसे मैंने कहा था जब ओवरहॉल करते हैं और ओवरहॉल चलता है कुछ टाइम पीरियड के लिए तो उसको डिप्रिशिएट करना होता है उसी टाइम पीरियड में। याद आई ये बात? ठीक है, ओवरहॉल आपने किया कितने का? 6 का किया, 6 का 6 मिलियन उसमें पैसे लगे, लेकिन मुझे उसका फायदा कितना मिलेगा? 5 मिलियन का फायदा मिलेगा। मुझे 5 मिलियन का फायदा मिलेगा। वो 5 मिलियन का जो फायदा है, ठीक है, वो क्या कहता है कि इनिशियल ओवरहॉल वैल्यू 5 मिलियन, वो कितने अर्से तक काम करेगा? 5 साल तक। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो गया? 1 मिलियन हो गया। 1 मिलियन हो गया ना? ओके, बैलेंस ऑफ 20 मिलियन डिप्रिशिएटेड ओवर 20 इयर्स। 20 मिलियन को 20 इयर्स पे डिप्रिशिएट करेंगे तो वो कितना होगा? 1 हो गया। ठीक, तो इसका मतलब डिप्रिसिएशन चार्ज पर एनम कितना हो गया? 2 मिलियन हो गया। 2 मिलियन हो गया। So when the first overhaul is completed at the end of years 5 at a cost of say 6 million, ये उसकी cost है, then this cost is capitalized and depreciated to the date of the next overhaul. Date of the next overhaul. Next overhaul कब है? 5 साल बाद। अच्छा, अब years 6 to 10 में देखें। 6 to 10, 6 to 10 years में overhaul 6 million depreciated over 5 years। 6 million depreciate हो रहा है। ठीक, और कितने सालों के लिए? अगले 5 सालों के लिए चलेगा। 6 डिवाइड बाय 5 कितना हो गया? 1.2। और अपनी डिप्रिसिएशन उसकी कितनी है? 1, जो हम लोगों ने डिसाइड की थी 1। तो इसका मतलब आपकी डिप्रिसिएशन चार्ज पर ये कितना लगेगा? 2.2। जी क्लास, आया कुछ? सर उधर जब ओवरहॉल हुआ इसको पॉज करें।